हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैया पाठशाला स्कूल चैनल पे। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे सारी सब्जेक्ट के जितने भी आपके प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस थे, जितने भी टॉपिक्स जिनका प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी आने की, वो हमने सारे यहाँ पे डिस्कस किए थे। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस किए थे और उनमें से काफ़ी सारे जो वीडियोज़ में हमने जब पढ़ाया था हमने और आपका पेपर देखा तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें रेलिवेंट भी थी। ठीक है, तो उसके बाद जब हमने आपका पेपर सॉल्व किया था उसमें आपका लेवल काफ़ी ईजी था पेपर्स का। ठीक है, जब हम क्लासेस ले रहे थे तो आपकी जो लाइव चैट में कमेंट्स चलते रहते हैं उनमें हम ज़रूर ध्यान देते हैं। तो उस टाइम हमने ये चीज़ नोटिस की थी कि एक जो क्वेश्चन है वो उस तरह का बिल्कुल जो है लूप पर आया जा रहा था बार बार कि चेकिंग कैसी होगी, ईजी होगी कि डिफ़िकल्ट होगी। और फिर आपका जो एक और था कि प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जितने भी आपके एग्जाम की चेकिंग को लेके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके डर हैं, वो आज हम यहाँ पे इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में आपका जितना भी लगभग जितना भी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट की, नॉर्मल स्टूडेंट की हो सकती है, वो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सारे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं आज। तो आप लोग वीडियो को देखिएगा ज़रूर और आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम रहती है चेकिंग में, क्या प्रॉब्लम नहीं रहती है, कितना आपका डरना वो सही है और कितना डरना आपका बिल्कुल वेस्ट है, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। तो आपको ये सारा आज इस क्लास में, इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं हम जो यहाँ पे लेकर आए हैं, जो यूजुअली आप लोग के दिमाग में रहते हैं या आप ही लोगों ने हमको कमेंट्स के थ्रू बताए थे। तो वो आज हम यहाँ पे सारे डिस्कस करेंगे और देखते हैं हम लोग कि कितना आपको जो आप पूछ रहे थे वो यहाँ पे कितना केटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि और कोई भी डाउट है, वो समझ में नहीं आया और कॉपी चेक कैसे होती है, कोई ऐसा पॉइंट जो हम यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहे हैं, वो आप कमेंट्स के थ्रू हमें लिख के बता सकते हैं। लेकिन 80 से 90% तक मेरी पूरी गारंटी है कि जितने भी आपके क्वेश्चन है वो आज यहाँ पे कवर हो जाएंगे और आपको पूरा पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपकी जो चेकिंग है, कॉपी है जो एग्जाम की, वो चेक होती है। ठीक है, तो जो वीडियो का टाइटल है वही इस तरीके से ही हमारा कि एग्जामिनेशन चेकिंग डिकोड यानी कि आपको कोई चीज़ बिल्कुल हम लोग डिकोड करके बता रहे हैं, कोई चीज़ जिसके बारे में आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है और आपके समझ में नहीं आ रही है, काफ़ी चीज़ जो आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है किसी चीज़ का, उसको डिकोड करना, मतलब उस चीज़ को हम पूरा का पूरा आपके सामने आज ओपन करने वाले हैं। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इसके अलावा और कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहने वाला है। ठीक है, तो अभी क्योंकि एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं और हो सकता है कि एग्ज़ाम ख़त्म भी होने वाले होंगे बहुत लोगों के, तो ये आपकी जो वीडियो है काफ़ी यूज़फुल रहेगी आपके लिए। जिस तरीके का भी आप पेपर वहाँ पे लिख कर आए हो उसके हिसाब से कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे ये आप खुद भी अपने आप पता लगा सकते हो। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एग्जामिनर कॉपी आपका चेक करने बैठा है वो कुछ और ही सोच रहा है या फिर कुछ और उसके दिमाग में चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत नॉर्मल चेकिंग होती है। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे टाइटल, जो आपके टॉपिक हैं, जो आपके इश्यूज़ थे, जो आपने सोचा था यहाँ पर, वो हम लोग यहाँ पे एक एक करके करेंगे। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी डिस्कशन से छूट गया तो आप कमेंट्स के थ्रू हमें बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है मोस्ट फियर टॉपिक्स। मोस्ट फियर टॉपिक्स में आपका जो सबसे जनरली सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं आपके क्लासेस ले रही थी तो आपने लाइव चैट के थ्रू या फिर कमेंट्स में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आई थी जो फ्रीक्वेंट है, वहाँ से देख के हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आए आपके लिए। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इनको केटर करेंगे, आपको बताएंगे। तो फर्स्ट आपका प्रॉब्लम ये रहती है क्वेश्चन पेपर, डिफरेंस बिटवीन स्कूल पेपर एंड बोर्ड पेपर। ठीक है, एक बार सारा मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद एक बार एक एक करके हम लोग डिटेल्स में बारे में बात करेंगे उनके लिए। ठीक है, बहुत लोगों ने ये पूछा था कि क्वेश्चन पेपर में क्या डिफरेंस रहता है, जो स्कूल में हम लोग क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हैं उसमें और जो बोर्ड से बन के पेपर आएगा उसमें डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, तो एक टॉपिक ये है। दूसरा है ईजी और डिफिकल्ट चेकिंग। ये तो 90% लोगों का क्वेश्चन था कि ईजी चेकिंग होगी कि डिफिकल्ट चेकिंग होगी। बहुत लोगों को बोर्ड्स के नाम से ही डर लगता है, ऐसा लगता है कि बोर्ड्स में कुछ तो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है जो आज तक हमने कभी देखा नहीं है, या फिर हम लोग लिखेंगे तो भी टीचर्स मार्क्स देंगे नहीं। ऐसा बहुत लोगों को एक मिसकंसेप्शन रहती है दिमाग के अंदर, पर कोई बात नहीं, आज इस वीडियो के एंड तक आप लोग को ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है पार्शियलिटी डिपेंडिंग ऑन द टीचर्स ओन व्यू पॉइंट। ठीक है, तो एक होता है कि टीचर के दिमाग में किसी क्वेश्चन को लेके क्या आंसर चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हमने लिखा तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं लिखा तो शायद हमारे मार्क्स कट जाएंगे, टीचर्स मार्क्स काट लेंगे। तो ये भी आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मार्क्स फॉर स्टेप्स एंड फॉर्मेट। ठीक है, जब मैंने आपकी यहाँ पे इंग्लिश में क्लास ली थी, तो जिन लोगों ने भी यहाँ पे मेरे से क्लास ली है और रेगुलर जब हम पढ़ाई करें तो सेक्शन बी जब हम डिस्कस करते थे जिसमें राइटिंग होता था, उसमें मैंने आपको रिपीटेड एक चीज़ बोली कि फॉर्मेट बहुत अच्छे से याद रखना, फॉर्मेट अच्छे से याद रखना और वर्ड लिमिट। ठीक है, फॉर्मेट मेरे हिसाब से जितनी मैंने इंग्लिश की क्लास ली है सब में मैंने एक चीज़ ये रिपीट ज़रूर करी है कि फॉर्मेट आप लोग रट के जाना। तो बेटा फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, अंदर आप कंटेंट क्या लिख रहे हो उसके मार्क्स अलग रहेंगे, लेकिन फॉर्मेट के आपके 1 मार्क्स या फिर 1.5 मार्क्स 100% होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके डिटेल्स में बात करेंगे। नेक्स्ट पहले देख लेते हैं बेसिक बुक टू बी रेफर्ड फॉर आंसर्स। ठीक है, बेसिक बुक्स यानी कि टीचर्स कहाँ से आंसर्स अपना चेक कर रही हैं,
कौन सी बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हम वहाँ पे लिख कर आए, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये भी बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि बुक्स कौन सी पढ़ें, ठीक है। क्योंकि बोर्ड्स में जनरली आपके जो स्कूल के टीचर्स हैं वो कॉपी चेक करने नहीं बैठते हैं, ठीक है। जो स्कूल में हम लोग के बुक्स चलती हैं वो हमारे टीचर्स जानते होते हैं कि हमारे बच्चे किस में से पढ़ रहे हैं, किस में से हमने नोट्स दिए हैं, वही सारे आंसर आ रहे हैं, वो मार्क्स दे देते हैं। बट जो टीचर्स हमारे एग्जामिनर उसमें बैठेंगे बोर्ड एग्जाम में चेक करने, वो हमें नहीं पता है कि कौन से टीचर जाके वहाँ पे बैठेंगे और कौन से हमारे कॉपीज चेक करेंगे, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ बुक्स होता है, वो स्टैंडर्ड सेट ऑफ बुक्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आपकी सारी चेकिंग होगी और सारा जिसके बेस के ऊपर आपका, अगर आपने उन बुक्स में से लिखा है तो आपका ओवरऑल वो करेक्ट ही होगा चीज़ें, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन इंक्रीज मार्क्स, ठीक है। बहुत बार बार फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं क्या, तो वो मैं आपको काफ़ी टाइम जब मैंने क्लास में लिया है आपके क्लास में, तो बीच बीच में मैंने ये चीज़ आपके लिए क्लियर की थी, जब आपने एग्जाम दिए थे उससे पहले ही मैं आपके लिए ये चीज़ क्लियर कर चुकी थी कि प्रेजेंटेशन के मार्क्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जिन्होंने हमारी क्लास ली है रेगुलर उनको पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज हम ये चीज़ यहाँ पे पूरा आपको केटर करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके के प्रेजेंटेशन आपको मार्क्स दे सकती है, कि या फिर वो यूज़फुल रहती है कि या फिर यूज़लेस है, ठीक है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन सीक्वेंस। बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मैम जो क्वेश्चन के नंबर्स हैं वो हमको एज इट इज़ लिखने हैं कि हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है कीवर्ड्स हाईलाइटिंग मार्क्स पे डिफरेंस देती है कि नहीं देती है, ठीक है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि जब आप कीवर्ड्स को हाईलाइट कर रहे हो तो वो मार्क्स आपको कैसे बढ़ा के देंगे या फिर कैसे आपके हाईलाइट कर देंगे मार्क्स को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अब हम डिटेल्स देखेंगे हर एक चीज़ की। मेरे हिसाब से सारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ कवर हो गए हैं। अभी भी कुछ ऐसा रहता है जो आपको लगता है यहाँ पे कवर नहीं हो रहा और आपको कुछ और पूछना है, आप ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए, हम उस चीज़ को वापस से आपके लिए कवर करेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन पेपर डिफरेंस क्या होता है स्कूल पेपर और बोर्ड पेपर में, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि क्वेश्चन पेपर जो आपका स्कूल में बनेगा ना, वो हमारे टीचर्स जो हैं ऑलरेडी इस लेवल का सेट करते हैं कि आप लोग अपना वर्स्ट जो है वो फेस करने के लिए रेडी रहो, जितना भी हो सकता है आपका आप अपना बेस्ट देंगे, वो तो हमें पता ही है। लेकिन हम लोग आपको इस तरीके से रेडी करते हैं कि आपको बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल का पेपर हम लोग सॉल्व करवाएं, ताकि जब आप बोर्ड्स में जाओ तो कुछ भी आपको उतना डिफिकल्ट ना लगे और आपको ईजी लगे, ठीक है। आरबीएसई बोर्ड पर्टिकुलरली जहाँ तक मैंने देखा है आपके डेस्क वर्क और बाकी जितने भी पेपर्स रहेंगे सीबीएसई कंपैरिजन में काफ़ी इजी पेपर रहता है। स्कूल पे लेवल पे आप लोग जो पेपर सॉल्व करोगे उससे आपके बोर्ड्स पेपर जो हैं वो कंपैरेटिवली इजी ही आ रहे हैं। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर देखे हैं उनका एनालिसिस ये रहा है अभी तक कि आपके जो स्कूल लेवल पे हम लोग जो पेपर आपसे सॉल्व करवाते हैं या फिर टीचर्स अपने लेवल पे सेट करते हैं जो पेपर्स, उनसे बोर्ड के पेपर्स काफ़ी इजी आ रहे हैं, ठीक है। इजी ही आते हैं ताकि जो है कि बच्चा जो है अच्छे से अच्छा गेन कर पाए, अच्छे से अच्छा उसमें मार्क्स लेकर आए। कोई भी टीचर का ये इंटेंशन होता नहीं है मेरे हिसाब से कि वो आपको फेल कर दें या फिर बिल्कुल ही ऐसा चेकिंग करें जिसमें आप बिल्कुल लटक जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं वो अब उनको जगह, टीचर्स जो होते हैं वो टीचर्स मार्क्स देने के आपको जगह देखते हैं। वो ये चीज़ जो है मैं आपकी नेक्स्ट सेक्शन जो है नेक्स्ट टाइटल है उसमें कवर करूंगी। पर अभी के लिए क्वेश्चन पेपर डिफरेंस ये रहता है कि हाँ, बोर्ड पेपर हमेशा आपका 1 या 2 लेवल ईजी ही रहता है। जो स्कूल पेपर है उससे आपका बोर्ड का पेपर वो ईजी लेवल पे रहेगा, 100% डिफिकल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका इजी या फिर डिफिकल्ट चेकिंग, ठीक है। तो ये आपका जो हमने काफ़ी बार सबसे ज़्यादा बार पूछा वाला क्वेश्चन यही है जो स्टार पॉइंट रहेगा इस वीडियो का, ठीक है, कि इजी या फिर डिफिकल्ट चेकिंग। तो चेकिंग का ये है कि चेकिंग आपकी हमेशा जो है इजी डिफिकल्ट उस पर नहीं, आपने क्या लिखा है, अगर आप जो मार्क्स एक्सपेक्ट करोगे आपके वही मार्क्स आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी दिन कोई टीचर आपके बहुत स्ट्रिक्ट बैठ गए हैं चेक करने तो वो आपको बिल्कुल खींच के मार्क्स देंगे, या फिर किसी टीचर का मूड खराब है तो वो आपको अच्छे से मार्क्स नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक गाइडलाइन होती है जनरली, जहाँ तक मुझे पता है एक गाइडलाइन रहती है जिनके अकॉर्डिंग ही टीचर्स को आपके मार्क्स जो हैं वो चेक करने होते हैं। क्योंकि टीचर पर टीचर कम से कम भी 80 to 90 85 कॉपीज एक बार में लेके बैठते हैं, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से मार्क्स नहीं दे सकते, ठीक है। वो कैसे देंगे मार्क्स, एक गाइडलाइन होती है जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन रहेगी और वो गाइडलाइन सारे टीचर्स के पास जाती है, सारे टीचर्स के पास जाएगी, सारे टीचर्स जो है उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का क्वेश्चन जब हम कर रहे थे सेक्शन बी, जब हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बहुत बार समझाया था कि अगर कोई राइटिंग का आपका क्वेश्चन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्मल लेटर लिखना है, तो उसमें आपको फॉर्मेट आपने लिख दिया तो फॉर्मेट के आपको 1 मार्क्स पहले ही मिल जाएंगे। 4 मार्क्स अगर क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स आपको वहीं मिल जाएंगे। लेकिन आपने फॉर्मल लेटर के अगर उसमें फॉर्मेट में इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट लिख दिया तो -1 आपके वहीं हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में इतना सा ही डिफरेंस होता है रिसीवर्स एड्रेस का, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल कि आपको फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मैथ्स का क्वेश्चन उठा लिया,
मैथ्स का क्वेश्चन फाइनल आंसर्स जो होता है वो बहुत लोगों का डिफरेंट हो जाता है, कहीं हल्का सा प्लस माइनस में डिफरेंस हो जाता है, हल्का सा पॉइंट में डेसिमल में इधर उधर हो जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ तक बहुत लोगों का करेक्ट नहीं आता है। तो क्या आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा? नहीं, आपका पूरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपने जितने स्टेप्स सही किए हैं और जहाँ तक आपने लिखा है वो 100% आपको मार्क्स दे के जाएगा। जो अगर फॉर्मूला आपका कहीं किसी सम के अंदर लिख रहा है, फॉर्मूला आपने पूरा अच्छे से लिख दिया, उसको हाईलाइट करके लिख दिया, तो वो भी आपको मार्क्स देगा। हाँ, आधा मार्क्स या फिर 1 मार्क्स जितना भी होगा उसके लिए अलॉटेड आपकी गाइडलाइन के अंदर, वो उस अकॉर्डिंग के हिसाब से आपको मार्क्स देंगे ही देंगे 100%। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स में मेरा फाइनल आंसर करेक्ट नहीं आया है तो पूरे 0 मिल जाएंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और चेकिंग जो हमारे स्कूल में होती है उससे काफ़ी लेवल ईजी चेकिंग आपके बोर्ड्स में होगी, क्योंकि स्कूल में क्या होता है, स्कूल में अगर आपका फाइनल आंसर नहीं आ रहा है ना, तो आपको ऑल ओवर वो वहाँ पे टीचर्स जो हैं काट के दे देती है मार्क्स। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, मेरे एक्सपीरियंस रहते हैं, मेरे टीचर्स ने हमेशा ऐसे ही किया था कि स्टेप्स के मार्क्स नहीं होंगे, फाइनल आंसर अगर आप आ रहा है आपका तो ही आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि वो टीचर्स आपको ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करवा रहे होते हैं। ठीक है, वो आपको वर्स्ट के लिए रेडी कर रहे होते हैं, सबसे डिफिकल्ट लेवल के लिए अगर आप रेडी रहोगे तो ईजी लेवल आपके लिए 100% कोई मैटर ही नहीं रखेगा। ठीक है, तो आपको जो बिल्कुल डिफिकल्ट लेवल के लिए रेडी करवाते, तो उसका एक पार्ट होता है कि मार्क्स जो है वो स्टेप्स के भी ना देना, लेकिन बोर्ड्स में जब आप जाओगे तो मार्क्स आपको मिलेंगे, जहाँ तक आपने सही लिखा है वहाँ तक आपको आपके मार्क्स मिलते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स का आपका टोटल क्वेश्चन है, ठीक है, तो फॉर्मेट है जो इंग्लिश में, इंग्लिश की बात करते हैं अगर अभी, तो फॉर्मेट के आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। कंटेंट जो है आपका, कंटेंट यानी अंदर जो बॉडी पार्ट आपने क्वेश्चन से रेलेवेंट लिखी है, तो आपको 1 या 1.5 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। ठीक है, आगे जो आपने उसकी फॉर एग्जांपल राइटिंग, प्रेजेंटेशन, सबके मार्क्स होते हैं। प्रेजेंटेशन अगर आपने बहुत अच्छे से करा है, वोकैबुलरी होती है, ग्रामर होती है। ठीक है, तो वोकैबुलरी और ग्रामर इंग्लिश में बहुत जो होते हैं वो मीनिंगफुल रहेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वोकैबुलरी और ग्रामर। ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक आपने काफ़ी कम करी है और बिल्कुल अच्छे से अपना लेटर लिख दिया आपने, तो उसमें आपके मार्क्स कम कटेंगे। ग्रामर के आपको प्रॉपर 1.5 मार्क्स या फिर आधा 1 मार्क्स तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस केस में अगर आपने देख लिया, जैसे जैसे आप करोगे उस चीज़ के आपके मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं जाएगा कि आपने लिखा है लेकिन आपके मार्क्स कट गए क्योंकि आपका फाइनल आंसर नहीं आया। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे हिसाब से आपके दिमाग में क्लैरिटी बन गई होगी इस चीज़ को लेके कि चेकिंग जो है वो इजी होगी कि डिफ़िकल्ट होगी। टीचर्स जो है वो अपने हिसाब से आपके मार्क्स नहीं काट सकते हैं, क्योंकि अगर उनको ये नहीं पता है कि कौन से रैंडम बच्चे की हम कॉपी चेक कर रहे हैं। जो भी टीचर्स बैठेंगे एग्जाम, आपके जो एग्जामिनर रहेंगे चेक करने बैठेंगे, उनको नहीं पता है कि उनके पास किसकी कॉपी आ रही है। ठीक है, ना फिर ना ही हमें टीचर्स को पता होता है, ना ही स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनकी चेकिंग के लिए कॉपी कहाँ जाने वाली है। ठीक है, तो पार्शियलिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है, पार्शियलिटी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, टीचर का व्यू पॉइंट एक तरह की बात होती है कि टीचर ये सोचता है कि मेरे हिसाब से इस आंसर में ये होना चाहिए, बच्चे ने लिखा होगा तो ही मैं मार्क्स दूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर गाइडलाइन में लिखा है तो उनको मार्क्स देने ही पड़ेंगे, वो चाहे कुछ भी सोचते हो उस एग्जाम, उसके क्वेश्चन के बारे में, पर जो गाइडलाइन में लिखा है उस हिसाब से अगर बच्चे ने काम किया है तो उससे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्शियलिटी डिपेंडिंग ऑन टीचर्स ओन व्यू पॉइंट। तो अभी ये चीज़ मैंने बोली कि टीचर्स का किसी भी क्वेश्चन को लेके क्या व्यू पॉइंट है, क्या समझ रहे हैं वो उस क्वेश्चन से। कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके वाटर साइकिल का एक कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, वाटर साइकिल में आपने पूरा डायग्राम बना दिया, पर टीचर्स के हिसाब से वहाँ पे एनिमल्स को शो करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एनिमल्स जो है वहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब कुछ है। ठीक है, तो वो वाटर साइकिल का एक पार्ट है, पूरे इकोसिस्टम का एक पार्ट है, तो आपको एनिमल्स शो करना है। लेकिन आपको गाइडलाइन जो है, गाइडलाइन में एनिमल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको। ठीक है, तो जो पिक्चर होती है वाटर साइकिल की उसमें जस्ट एक एग्जाम्पल है। डायग्राम्स कुछ कुछ बुक्स में काफ़ी सुंदर बने हुए होते हैं जिनमें एनिमल्स होते हैं। अब टीचर सोचें कि सुंदर डायग्राम बनना चाहिए, वहाँ पे एनिमल्स भी होने चाहिए, लेकिन गाइडलाइन आपको कहती है कि एक सिंपल सा एक वाटर साइकिल का आप डायग्राम बना सकते हो, जिसमें बेसिक बेसिक सारी चीज़ें होती हैं। आपकी इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें होंगी, एंड देन रेनफॉल हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर बच्चे ने लिखी है तो आप उसको पूरे के पूरे 4 मार्क्स दे दीजिए। ठीक है, और जबकि टीचर जो हमारे साथ स्कूल में करते हैं, स्कूल में उनको पता होता है कौन सा बच्चा शैतान है, कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, तो वो उस हिसाब से मार्क्स देते हैं। लेकिन जब टीचर्स वहाँ पे बोर्ड चेकिंग में जाके बैठेंगे तो उनको पता नहीं कि किसकी कॉपी उनके पास आ रही है। ठीक है, और पता भी होता है तो भी उनका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। जब गाइडलाइन उनको एक सेट मिला हुआ होता है, उसमें उनको लिखा हुआ होता है कि फॉर्मेट के 1 मार्क्स दे दीजिए आप। ठीक है, स्टेप अगर बच्चे ने स्टेप्स लिखे हैं, फॉर्मूला लिखा है, तो आप अच्छे से 1 मार्क दे दीजिए, वो उसी तरह से चेकिंग करेंगे आपकी, चाहे कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो। जो आपने लिखा है वो कहीं पर भी मार्क्स खराब नहीं होने वाले, वो 100% आपको मार्क्स देंगे ही देंगे। ठीक है,
तो पार्शियलिटी जो है वो कहीं पर भी आपको इफेक्ट नहीं करेगी, ये आपको बिल्कुल बिल्कुल भी दिमाग में रखने की वाली बात नहीं है, और आपको लिखने की टेंशन भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल ही नलिफाइड पॉइंट है, एकदम भी इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। कोई पार्शियलिटी नहीं होती है बोर्ड्स में। ईजी और डिफिकल्ट चेकिंग मैंने बता दिया है, काफ़ी ईजी चेकिंग होती है। जो स्कूल में टीचर्स आपको प्रिपेयर करते हैं वो इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं ताकि आप अपने डिफिकल्ट के लिए रेडी रहो, ठीक है। जो भी आपके पास डिफिकल्ट फेज आएगा उसके लिए आप रेडी रहो, इसलिए आपको टीचर्स उस तरीके से चेकिंग करते हैं। लेकिन बोर्ड्स में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे आप कंपैरेटिवली बहुत इजी चेकिंग होती है, और जब फाइनल रिजल्ट आपका आएगा उस दिन आप देखना, आपको आपने जितनी उम्मीद करी होगी हर सब्जेक्ट में आपके उतने ही मार्क्स आए होंगे। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि जहाँ पे आपने सोचा बहुत अच्छा था लेकिन आप बिल्कुल फेल हो जाओ या फिर मार्क्स ही ना आए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मार्क्स फॉर स्टेप्स एंड फॉर्मेट। तो ये चीज़ भी अभी हमने कवर करी थी कि स्टेप्स और फॉर्मेट के 100% मार्क्स होते ही होते हैं। मैंने आपसे ये बात बोली है कि जो आप कर आए हो वो आप ही का है, और वो आपके पास मार्क्स आपको दे के ही जाएगा। मान लो मैथ्स में कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करोगे, जो भी उसमें फॉर्मूला लिख रहा है वो कम से कम फॉर्मूला आप अच्छे से लिख के उसको हाईलाइट कर दीजिए। ऐसा बॉक्स बना देना, एक बॉक्स बना के फॉर्मूला पूरा लिख देना, ठीक है, हाईलाइट करके आना। और कोई बात नहीं, अगर आपके पास फाइनल आंसर नहीं आ रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, फाइनल आंसर को बाद में देखना। लेकिन जितना आ रहा है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला के बाद जितने स्टेप आपको पता है, प्लस माइनस बाद में देखी जाएगी, उतना आप वहाँ पे ज़रूर लिख कर आना। अगर आप नहीं लिखोगे तो बिल्कुल जीरो आ जाएंगे, क्योंकि टीचर को जगह ही नहीं बचेगी आपको मार्क्स देने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपके लिए क्लियर करूँगी अभी, है ना। जो आपके यही बता देती हूँ मैं आपको, जो आपका मार्क्स है स्टेप्स और फॉर्मेट के, कभी भी आपको क्या करना होता है, अपनी जो कॉपी है वो खाली मत छोड़िए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है कैसे करना है क्या नहीं करना है, इसमें मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैंने जब आपको इंग्लिश की क्लासेस हम लोग यहाँ ले रहे थे तब भी मैंने आपको ये सारी एक आधी चीज़ें थोड़ी थोड़ी पॉइंट टू पॉइंट समझाई थी कि आप कभी भी अपना आंसर खाली छोड़ के ना आए। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स रहेंगे उनको मेरा ये पर्सनल एडवाइस रहेगी हमेशा कि खाली मत छोड़ो आप। बहुत बच्चों की आदत होती है कि जो नहीं आ रहा है उसको बिल्कुल अनअटेम्प्ट, बिल्कुल छूना ही नहीं है और छोड़ के आ जाते हैं उसको। तो आप ऐसे अगर छोड़ दोगे उस पेपर को तो टीचर को कहीं पर भी मार्क्स देने की जगह ही नहीं मिलेगी। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो जब मैं मार्क्स जब कॉपी चेक करती हूँ किसी बच्चे की, तो हम लोग जो है आपको मार्क्स देने के लिए विलिंग होते हैं, मार्क्स देना हम लोग ट्राई करते हैं कि बच्चे का जितने हो सके वहाँ उसके मार्क्स आ जाए। अगर 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आधा या फिर 1 मार्क्स तो उसको हम दे ही दें। तो इन दैट केस अगर आप 4 या 5 लाइन्स का कुछ भी अगर लिख के आ रहे हो तो टीचर्स के पास एटलीस्ट जगह रहेगी आपको कि वो मार्क्स वहाँ पे लिख दे। लेकिन वहीं पर अगर आप खाली कॉपी छोड़ के आ रहे हो तो कोई भी टीचर आपका पूरा दुनिया में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की छोड़ दो, कोई भी टीचर जो है वो खाली शीट के ऊपर आपको मार्क्स नहीं दे सकते। अगर आपने खाली शीट छोड़ी हुई है, वहाँ पे आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो टीचर क्या मार्क्स देंगे आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ भी उससे रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड जितनी भी आपको नॉलेज है उतना कुछ भी, अगर आपको पता है कि चैप्टर में मैंने पढ़ा था, चैप्टर की ये स्टोरी थी, मुझे ये पता है, तो अगर आप वो लिख कर आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। लेकिन मान लो कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, उसकी पूरी स्टोरी आपको पता है, लेकिन आपको जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन पेपर में वो नहीं आता, तो उससे रिलेटेड आप स्टोरी में से लेके कुछ ना कुछ लिख दो, 100% मार्क्स आएंगे। मान लो 2 मार्क्स का वो क्वेश्चन है तो टीचर हद से हद आपको 1 मार्क्स दे के ही जाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल खाली छोड़ दी, कॉपी को अटेम्प्ट ही नहीं किया उस क्वेश्चन को, तो स्ट्रेट अवे 0 ही आएंगे आपके, क्योंकि टीचर को मार्क्स देने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी आपने। तो आप एटलीस्ट अगर चाहते हो कि आपके अच्छे मार्क्स आए तो यू ओनली हैव टू प्रोवाइड द स्कोप टू टीचर्स, आपको ही टीचर्स को स्कोप प्रोवाइड करना पड़ेगा कि वो आपको मार्क्स दें, ठीक है। तो इन दैट केस आप अच्छे से अपना जो है वो कुछ भी अगर नहीं आ रहा आइडिया तो 3 to 4 लाइन्स में कुछ भी आप लिख के आइए, लेकिन खाली मत छोड़ना, ठीक है। और स्टेप्स और फॉर्मेट का मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा आपको चीज़ें कि स्टेप्स और फॉर्मेट के बिल्कुल मार्क्स होते हैं, जितना आ रहा है वो करके आइए। फॉर्मेट इंग्लिश में अगर आपको लग रहा है कि मुझे लिखना नहीं आता, कंटेंट नहीं आता है, फॉर्मेट लिख दो, चीज़ आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको नोटिस लिखना है तो नोटिस को आप बॉक्स बना के, मैंने आपको 50 बार एक चीज़ सिखाई है, जब भी मैंने क्लास ली थी मैंने हमेशा बोला नोटिस जैसे ही लिखने जा रहे हो बॉक्स बना दो, बॉक्स बना दो, ताकि बॉक्स जैसे ही देखेगा एग्जामिनर आपको 4 में से 1 मार्क्स तो वहीं सिक्योर हो जाएंगे आपके। नीचे आपने बॉडी पार्ट में क्या लिखा है, कितना समझाया है, कितना आप लोग कंटेंट दे पाए, कितनी वोकैबुलरी सही है, ग्रामर सही है, वो सब बात की बात है, पर फॉर्मेट देखती 1 मार्क्स जो है वो आपके सिक्योर हो ही जाएंगे 100%, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका बेसिक बुक टू बी रेफर्ड फॉर आंसर। अब मैंने ये चीज़ बोली थी कि हर स्कूल में अलग अलग बुक्स होती हैं। जब आप बोर्ड्स क्लास में जाते हो जनरली हम लोग एक सेट ऑफ बुक्स रेफर करेंगे, एक ही सेट होती है बुक की, स्टैंडर्ड बुक्स होती है NCERT, ठीक है। आप
जब कभी भी अपना जो हम देखेंगे स्कूल में जाएंगे तो 10th 11th 12th जो होती है वो यूजुअली हमारी एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होती है, एनसीईआरटी ही रेफर करते हैं हम लोग। क्यों करते हैं रेफर? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ बुक्स है। स्टैंडर्ड सेट ऑफ बुक्स है मतलब कि वही जो है आप लोग अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने तक जाओगे तो एनसीईआरटी ही रेफर होती है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें रहती हैं और आपका जो पूरा इन्फॉर्मेशन सेट रहता है वो काफ़ी हद तक बिल्कुल आपका टू द पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो अगर टीचर्स आपके बैठे हैं तो जो गाइडलाइंस उनको मिली हैं, जो एक की मिली होती है उन्हें आपका पेपर चेक करने के लिए, जिसका जिक्र मैंने आपको यहाँ पर किया था कि एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो जो अपनी आपकी कॉपी चेक करेंगे, तो वो गाइडलाइन भी ऑल थ्रू एनसीईआरटी से ही बनकर आती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से पढ़ के अगर आप पढ़ाई, और उसमें से सबके अपने अपने पर्सनल नोट्स होते हैं, किसी के ट्यूशन के नोट्स होंगे, किसी के कहीं के होंगे, बट देन अगर आप अपना बेस एनसीईआरटी लेके चलोगे तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा। मेरी एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि आप अपने आंसर्स जो हैं वो एनसीईआरटी से लेके रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक सेट ऑफ बुक्स है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उनमें रहती है, ठीक है। अगर आप देखोगे कहीं पर भी जो यूजुअल बुक्स जो रेफर करेंगे हम लोग वो एनसीईआरटी होती है। ये तो आपका बोर्ड्स लेवल के एग्जाम रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद यूपीएससी अभी मैंने बोला, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जितना भी एग्जाम्स हैं सब जो है वो बेसिक सेट जो होता है एनसीईआरटी ही रेफर करते हैं और उनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस भी ज़्यादा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी आपके नीट है, जितना भी है, वो सब एनसीईआरटी रेफर करने को ही आपको सजेस्ट करेंगे। तो एक बेसिक सेट ऑफ बुक्स होता है एनसीईआरटी, उन्हीं में से आपकी गाइडलाइन तैयार होती है। जब टीचर्स को बोला जाता है कि आप इस अकॉर्डिंग पेपर चेक कीजिए अपने, तो वो आपको जो सेट मिलता है वो एनसीईआरटी से ही बना होता है। तो मेरा आपसे एक जो सजेशन रहेगा वो ये है कि बेसिक बुक का जो सेट है आपका वो आप एनसीईआरटी लेके चलो और एनसीईआरटी ही आप लोग ट्राई करो कि उसमें से आप अपने आंसर्स लिख कर आओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाएंगे, प्रेजेंटेशन इंक्रीजेज मार्क्स 100%, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको जब इंग्लिश की क्लासेस ली थी तब समझाई थी ये बात मैंने आपको कि प्रेजेंटेशन के मार्क्स 100% होते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप जितना भी अच्छा लिख कर आओगे वो आपको 100% मार्क्स दे के ही जाएगी, ठीक है। एक बच्चा है जिसने बहुत ही अनटाइडी हैंडराइटिंग लिखी है, भगा दिया उसने, सारा कीड़े मकोड़े चला दिए, आंसर उसका कितना ही सही हो पर जब तक एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा वो चीज़ आपके क्लियर आपको नहीं बता पाएगी और आपको मार्क्स नहीं दे पाएगी। लेकिन वहीं पे एक एवरेज स्टूडेंट अपने आंसर्स जो है ज़्यादा बहुत अच्छे स्टूडियस वाले लिख के नहीं आया है, बिल्कुल जेनरिक इन्फॉर्मेशन उसमें देकर आया है, लेकिन राइटिंग उसमें इतनी सुंदर है कि टीचर को ज़रा सा भी स्ट्रेस लेने की या फिर अपने दिमाग में जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उन्होंने ईजी गोइंग उसके आंसर चेक किए और उसके बाद उसको वो वहाँ से मार्क्स देके चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रेजेंटेशन होता है वो आपको 100% प्लस में आपके लिए काम करेगा, आपको फेवर करेगा और उसके मार्क्स 100% आपको जो है कि मिलेंगे ही मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट रहेगा प्रेजेंटेशन का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन सीक्वेंस। तो क्वेश्चन सीक्वेंस, ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था मुझसे जब हम क्लास ले रहे थे, लेकिन तब क्योंकि हम लोग शेड्यूल की क्लास ले रहे थे तो मैं आपको ये सब सारी चीज़ें केटर नहीं कर पाई, लेकिन आज मैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करने ही आई हूँ यहाँ पे। तो मैं बता दूँ आपको कि क्वेश्चन सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि जो आपको लगता है वो सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल आपको लगता है सेक्शन डी लिटरेचर मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो आप लिटरेचर सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट कर दीजिए। या फिर आपको लगता है कि मैंने ग्रामर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी है तो आप सेक्शन सी ग्रामर अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन क्या करना है आपको, जो सेक्शन आपने स्टार्ट कर दिया उसके आंसर्स आपको सारे एक के बाद एक करते जाने हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस ऊपर नीचे कर दोगे तो वो अगेन स्ट्रेस देगा टीचर को। जहाँ कहीं पे भी टीचर को ज़रा सा भी स्ट्रेस आ जाएगा आपके जो एग्जाम पेपर चेक करने के अंदर, तो वो 100% आपके मार्क्स वहाँ पे काटेंगे काटे, उनको थोड़ी सी इरिटेशन भी होगी और वो वहाँ पे आपकी कॉपी को लेकर नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें टीचर को नेगेटिव होने का मौका नहीं देना है, हमें हमेशा अपनी कॉपी इस तरह से रखनी कि टीचर जो है वो हमेशा स्ट्रेस फ्री होकर हमें हमारी कॉपी चेक करें और 100% जो आपका मार्क्स का बेनिफिट है वो आपको वहाँ पे मिल पाए, ठीक है। अगर सेक्शन आप कोई भी ऐसा ले रहे हो, सेक्शन ए अगर आपने स्टार्ट कर दिया सेक्शन ए, तो उसके सारे क्वेश्चन एक लाइन में आप सारे अटेम्प्ट करके जाओ, 1 2 3 4। बहुत बार ऐसा होता है कि फोर्थ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया, तो फोर्थ के लिए आप वहाँ पे स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ के एंड में वहाँ पे कुछ ना कुछ आप लिख दो जो आपको लगता है कि आइडिया है ऐसा हो सकता है आंसर, तो वो आप वहाँ लिख के उसके बाद, लेकिन ट्राई ये करो 90% तक कि आपके जो आंसर्स हैं वो सीक्वेंस में रहें, ठीक है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स हाईलाइटिंग मेक्स डिफरेंस। हाँ 100% सी बात है कि कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया गाइडलाइन दी जाती है टीचर्स को, तो गाइडलाइंस में टीचर जो है वो वहाँ पे कीवर्ड्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक आंसर बताया था यहाँ पर, ठीक है। नोटिस है, फॉर एग्जांपल नोटिस का जो आपका सबसे बड़ी गाइडलाइन में चीज़ होगी वो होगी बॉक्स। बॉक्स अगर आपने बनाया आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका
उसमें रिपोर्ट राइटिंग लिखी हुई है, तो रिपोर्ट राइटिंग में आपके पास्ट टेंस होना जरूरी है। उसके बाद उसमें आपने डेट लिखी है, प्लेस लिखी है, ये सारी चीज़ें लिखी है, तो वहाँ पे कीवर्ड्स वहाँ पे लिखे होंगे और आपने उनको हाईलाइट कर दिया, तो टीचर जो है वो उनको हाईलाइटेड मार्क्स को, वो अपने वर्ड्स को देखेंगी, वहीं पर अपने गाइडलाइंस को देखेंगी। गाइडलाइन में देखेंगी जहाँ पे चीज़ बच्चे ने सेम लिखी है, 3 चीज़ें उनको जैसी मिलती है वो आपको पूरे मार्क्स देके चली जाएंगी। तो 100% मैंने आपको ये चीज़ बोली है कि आप जब भी लिखेंगे अपने ब्लू पेन से लिखोगे तो ब्लैक पेन से उसको जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है, या फिर एग्जांपल आप हिस्ट्री का पेपर दे रहे हो तो हिस्ट्री में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, हिस्ट्री में आपकी डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको फॉर एग्जांपल बोला गया कि कब स्टार्ट हुआ था, तो साल आपने उसमें पूरा एक अच्छे से आंसर लिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है 1914 में स्टार्ट हुआ था, ऐसे सारी आपने इन्फॉर्मेशन दी, तो आप 1914 को है जो अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन कर देंगे तो हाईलाइट हो जाएगी, 100% की बात है। जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स और नंबर्स को आप हमेशा हाईलाइट करके चलिए, ठीक है। फैक्ट्स और नंबर्स जो होंगे वो अगर हाईलाइटेड रहेंगे तो एग्जामिनर 100%, 110% आपको वहाँ पे प्लस मार्क्स फेवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ये सारे थे आपके जो भी फियर टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जो अभी भी केटर नहीं हुआ है तो आप 100% कमेंट्स में हमें ये जो है कि स्पेसिफाई कर दीजिए, हम उस चीज़ को वापस से आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट आपका ये हमारा ये रहेगा कि डूज एंड डोंट्स फॉर राइटिंग एन इफेक्टिव पेपर, ठीक है। अब मैंने आपको ये सब बता दिया है कि क्या सारी इफेक्ट होती हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अब इन चीज़ों को सोल्यूशन कैसे किया जाए, इनको सॉल्व कैसे किया जाए, वो आपके लिए सोल्यूशन हम यहाँ पर लेकर आए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो पॉइंट रहेगा वो ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बताया मैंने आपको ये चीज़ कि अगर आप अपना क्वेश्चन पेपर जो अच्छे से आता है, सबसे अच्छे से आता है, वहाँ से सेक्शन स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन डी अच्छे से आता है, सेक्शन डी से स्टार्ट करो, ताकि जो एग्जामिनर है वो उनको पहले एक इमेज बन जाएगी कि ये बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, और वो आपकी कॉपी को लेके पहले से एक पॉजिटिव इमेज बना लेंगे जो आपके आगे जाके 100% काम देगी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक आधी सेक्शन आपको अच्छे से नहीं भी आता है, उनको आप बीच में अटेम्प्ट करेंगे तो टीचर्स को ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है बच्चे ने किया है, कोई बात नहीं, वो आपको मार्क्स दे के जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया कि आपका इंप्रेशन खराब हो गया कॉपी का, आपने ग्रामर अटेम्प्ट कर दी, ग्रामर आपको आती नहीं है, तो आपने वहाँ से लेके पहले ही अपना इंप्रेशन लूज कर दिया, और वहाँ पे आपके लिए वो जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव में चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमेशा मैं आपको कहूँगी कि जो आपके पास प्लस में जो आपको अच्छे से आता है, फेवर कर सकता है आपको जो सेक्शन, वहाँ से आप अपना 100% दीजिए और वो वाला सेक्शन पहले अटेम्प्ट कीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होगा टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश और हिंदी के पेपर काफ़ी लेंथी होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनमें लिखना होता है आपको, तो पहले से ही टाइम मैनेजमेंट लेके चलिए। आपको लगता है सेक्शन बी में राइटिंग पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है, उसमें आपको सब में ही बहुत बड़े बड़े डिटेल्स लिखनी होती है, तो पहले मेरे हिसाब से आपको सेक्शन बी उठा लेना चाहिए, और आप पहली इतना दिमाग में लेके चलिए आइडिया कि मुझे 20 मिनट में अपना सेक्शन बी कंप्लीट कर देना है। सेक्शन सी ग्रामर होता है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप उसके लिए 6 to 7 मिनट्स रख सकते हो कि 6 to 7 मिनट्स में मेरे को अपना सेक्शन सी ग्रामर खत्म करना है और फिर मुझे आगे बढ़ जाना है। लिटरेचर बहुत लेंथी होता है, लिटरेचर में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए आप अपना मेजॉरिटी जो टाइम है वो रखिए, लास्ट का जो 1 घंटा होता है, 1 घंटा आप पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर के लिए रखिए। मेरे हिसाब से 1 या 1.5 घंटा आपको 1 hour 30 मिनट सिर्फ लिटरेचर के लिए रखना चाहिए, ठीक है। उसके पहले जो कॉम्प्रिहेंशन होगा, रीडिंग, राइटिंग, और आपका जो एक और सेक्शन रहेगा वो ग्रामर का, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, आपके 1.5 घंटे में वो चीज़ हो जाएगी, और 1.5 घंटा आपको खाली लिटरेचर ही रखना है। तो ये सारी प्लानिंग जो है, प्लानिंग आपको पेपर जैसी हाथ में आ रहा है वैसी आपको कर लेनी चाहिए सारी प्लानिंग, सो दैट बाद में जब आप बिल्कुल एंड में तब आपको भगाना ना पड़े, क्योंकि राइटिंग उस टाइम फिर आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका हाईलाइट ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि फैक्ट्स और नंबर जो हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलो। आप हाईलाइट करने का 110% आपको बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन जो टीचर के पास आई हुई है उसमें अगर उनको सेम कॉमन चीज़ें मिल रही हैं, कॉमन मान लो उसमें जो आपके लिखा हुआ है रिवोल्ट ऑफ 1857 बच्चे ने लिखा है नंबर, तो उसको वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे 100%, ठीक है। तो आपके जो डेट्स हैं, नंबर्स हैं, सोशल स्टडीज़ में, पॉल साइंस में, ज्योग्राफी में जो नंबर्स होते हैं उनको आप अंडरलाइन करते हुए चलिए, हाईलाइट करते हुए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन टू बी ऑन पॉइंट। प्रेजेंटेशन बी ऑन पॉइंट मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन बनाएंगे, प्रेजेंटेशन 100% सही लिखना है। अच्छे राइटिंग वाले बच्चे को 1-2 मार्क्स की लीड हमेशा रहेगी। जो बच्चा अगर पूरा जानता है फिर भी राइटिंग अच्छे से नहीं लिख कर आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं लॉस रहेगा ही रहेगा। लेकिन प्रेजेंटेशन आपने राइटिंग बहुत सुंदर लिखी, लेकिन आंसर आपके एवरेज ही हैं, गाइडलाइन से मैच कर रहे हैं, तो राइटिंग का 110% आपको बेनिफिट रहेगा, ठीक है।
क्योंकि जहाँ पर भी हमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस लेना पड़ जाता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग अपने खुद के ऊपर ही लेके देखिए, जनरल सी बात है कि अगर आपको कोई हेक्टिक काम दिया जाएगा तो आप वहाँ पे स्ट्रेस हो जाओगे, लेकिन आपको कोई ईजी गोइंग काम देगा तो आप उसको खुशी खुशी कर दोगे, ठीक है। तो एग्जामिनर का भी यही होता है, उनको ज़्यादा अगर दिमाग लगाना पड़ जाए किसी के आंसर्स में, किसी की राइटिंग में, तो वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर अच्छी स्मूथ राइटिंग मिल जाएगी उनको तो वो चीज़ उसको अच्छे से फ्लो में निकाल देंगे और अच्छे मार्क्स भी देंगे। नेक्स्ट है ब्लू और ब्लैक पेन ओनली। अब बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे थे यहाँ पे कि रेड पेन ले लें क्या, रेड ले लें, येलो ले लें, उसके बाद पिंक का कोई पूछ रहा था मुझसे, तो ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है। येलो, पिंक, रेड पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, आपके मार्क्स कट जाएंगे, आपका पेपर डिस्क्वालीफाई तक हो सकता है। ग्रीन पेन और रेड पेन ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, उनको तो आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करना है आपको। ब्लू से आप अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ब्लैक से आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है। कोई चीज़ आपको ऐसी लग रही है कि मुझे हेडिंग देनी है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया हिस्ट्री में कि गिव द डिटेल्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आप क्या करोगे, हेडिंग डाल दोगे ब्लैक से रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद नीचे का आप सारा ब्लू में लिखोगे, और बीच में अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उस ब्लू को आप ब्लैक से अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दीजिए। जितना भी काम है आपका 110% पूरा का पूरा काम आपको ब्लू और ब्लैक पेन से ही करना है, कोई ग्लिटर पेन, कोई डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपके मार्क्स डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, पेपर ज़्यादा करने के चक्कर में जो कम है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट एंड क्लीन वर्क। तो जो नीट एंड क्लीन वर्क है इसका मैंने आपको बता ही दिया, इंप्रेशन पे काफ़ी ज़्यादा इसका जो है आपके अच्छा पड़ेगा इंप्रेशन। नेक्स्ट जो आपका ये दोनों पॉइंट एक साथ है, डू नॉट कट टू मच, ठीक है। बहुत लोगों की आदत होगी 2 वर्ड्स लिखेंगे 4 वर्ड्स काट देंगे, फिर 2 लिखेंगे फिर 4 वर्ड्स काट देंगे, तो आपकी जो कॉपी है ना वो कटे हुए के बीच में आपके आंसर ढूंढने पड़ेंगे, उसमें अगेन बहुत गंदगी दिखेगी कॉपी के अंदर। जितना हो सके उतना कम, मिनिमल, एकदम मिनिमम कैंसिलिंग कीजिए। आपको जहाँ पे लगता है बिल्कुल ही गड़बड़ हो गई है, अब इसके आगे कुछ काम हो ही नहीं सकता, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को लेके काट सकते हो हल्का सा। और काटने के लिए भी आपको पूरा ऐसा 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 करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, अगर कोई आंसर आपका कोई वर्ड गलत हो गया है उसको एक लाइन लगा के काट दीजिए, बस एक लाइन लगा के काटोगे, इतने में भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये बच्चे ने काटा ही है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है वो पूरा ऐसा ले लेके उसको काटने बैठ जाते हैं, पूरा का पूरा वहाँ पे जो पेपर है वो फटने की कगार पे आ जाता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, सिर्फ एक लाइन लगा के आप उसको काट दीजिए, वो कटा हुआ भी नीट लगेगा फिर, ठीक है। तो नीट एंड टाइडी वर्क करना ही करना है आपको, 100% आपके अच्छे मार्क्स रहेंगे उसमें। लीव स्पेसेस आफ्टर ईच आंसर, तो ये नीट और टाइडी वर्ड का एक पार्ट है कि आप जितना आंसर जैसे ही लिख रहे हो बीच में और उसके बाद 2 लाइन 3 लाइन छोड़िए। काफ़ी कॉपी आपके पास बहुत बड़ी होती है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेने की तो मेरे हिसाब से किसी को जरूरत पड़ेगी नहीं, इतनी मोटी कॉपी आती है, इनफैक्ट पीछे शीट्स बच जाती हैं 3-4, तो कंजूसी नहीं करनी है। जैसे ही आपका आंसर खत्म हो रहा है 3 या 4 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। वो पता चला एग्जामिनर कॉपी चेक करने बैठा, उसके आगे खिचड़ी बन गई, कहाँ पे कौन सा स्टार्ट हो रहा है आंसर, कौन सा खत्म हो रहा है, कौन सा शुरू हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा मत करना, ठीक है। जैसे ही आपका एक आंसर खत्म हो गया 3 या 4 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप दूसरा अपना आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एग्जाम जो प्रेजेंटेशन है उसको और नीट बनाएगा और अच्छे से प्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है डू नॉट लीव आंसर्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आंसर छोड़िएगा मत। अगर नहीं आता है कुछ भी तो उससे मिलता जुलता रेलेवेंट आपको लगता है कुछ भी मुझे आता है वो लिख के आइए। कोई भी टीचर आगे चला के आपको फेल करना नहीं चाहते हैं, टीचर्स जो होते हैं वो एफर्ट्स पूरे देंगे कि आप लोग पास हो जाओ, ठीक है। तो उनके लिए एटलीस्ट मार्क्स देने के लिए आपको जगह छोड़नी ही आपका काम है। अगर आपने शीट में लिखा ही कुछ नहीं है तो टीचर वहाँ पे खाली शीट के ऊपर 2 मार्क्स देके नहीं जा सकते आपको, ठीक है। अगर आपने कुछ लिखा है वहाँ पे, मान लो टीचर को थोड़ा भी सेटिस्फैक्शन मिल गया वहाँ पर, तो आपको 1 या 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर खाली छोड़ दिया तो वो स्ट्रेट अवे आपको 0 ही देंगे, ठीक है। तो खाली मत छोड़ना। नेक्स्ट है प्रॉपर सीक्वेंसिंग, बता दिया मैंने आपको कि सेक्शन अगर आप डी पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसके सारे 1 2 3 4 5 6 उसको अच्छे से सीक्वेंस में कीजिए, हेडिंग्स अच्छे से क्लियरली मेंशन कीजिए। ऊपर जब आप अपना सेक्शन अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो ब्लैक पेन से बड़ा बड़ा सेक्शन ए, सेक्शन बी अच्छे से नीट हैंड राइटिंग में हेडिंग डाल दीजिए, सो दैट एग्जामिनर को पहले ही आपका पेपर दिख जाए, उनको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े ये देखने के लिए कि बच्चे ने कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया है। बड़ा बड़ा हेडिंग में लिख दीजिए ब्लैक पेन से सेक्शन ए, ठीक है। उसके बाद हर क्वेश्चन का मार्जिन में नंबर डालिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है। सेक्शन डी पहले अटेम्प्ट करने तो वो अच्छे से हेडिंग डाल दो, और पीछे जहाँ जहाँ से जो से भी आपके सेक्शन आ रहे हैं वैसे वैसे आपको हेडिंग डालते हुए चलना है, तो वो आपके 100% से नीटनेस में ऐड करेगा। करेक्ट नंबरिंग एंड हेडिंग्स, ये बता दिया है मैंने आपको, नंबर्स करेक्ट डालना है। बहुत लोग इतना नर्वस हो जाते हैं एग्जाम के टाइम, क्वेश्चन पेपर जो है वो लेके बैठेंगे, आंसर नंबर 6 लिख रहे हैं उस पर आंसर नंबर डाल देंगे 8,
मार्जिन में आप लोग लिख देते हो 8, लिख रहे होते हैं हम लोग क्वेश्चन 6। तो इतना नर्वस नहीं होना है हमको। नर्वसनेस अच्छी बात है कि आप घबरा रहे हो, आपको डर लग रहा है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इतना नर्वस नहीं होना है कि जो आप पढ़कर आए हो वो भी आपके लिए खराब हो जाए सारी चीज़ें और आपके काम में ही ना आए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। नर्वसनेस रहना है लेकिन अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखिए। आप जब पेपर लिखने बैठ रहे हैं तो क्वेश्चन 6 अगर अटेम्प्ट करो तो 6 ही लिखो, वहाँ पे 7 या 8 मत लिख के आ जाना, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स कटवा सकती है। सब कुछ अच्छे से आते होने के बावजूद आपके मार्क्स बिल्कुल एवरेज में जा सकते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास एक ये पिक्चर है आपके लिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो ये पिक्चर है ये आपको यहाँ पे स्ट्रेस दिखा रही है कि आपके पास लॉट्स ऑफ बुक्स है लेकिन हमें इतना स्ट्रेस हो रहा है कि अब हम इसको डिकोड कैसे करें, एग्जामिनर तक यहाँ तक पहुँचने कैसे पढ़ें, ठीक है। तो इतना टेंशन से फिर आप यहाँ पर आए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, एंड देन यू आर रिलैक्स्ड, ठीक है। तो आपको यही इस वाली पिक्चर से एक सिंपल सा जो आइडिया मिलेगा वो यही है कि कितना भी आपके पास लोड हो, मान लो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, कल एग्जाम है या फिर एक हफ्ते में एग्जाम है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी अभी तक, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना स्ट्रेस नहीं रहना है। आपको क्या करना है, एक सीधी सी सिंपल सी चीज़ करनी है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करोगे और अपना डिसाइड कर लोगे कि किस चीज़ के ज़्यादा मार्क्स हैं। स्मार्ट वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हमेशा काम नहीं आता है, स्मार्ट वर्क ज़्यादा काम आ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ट्रिक्स लगानी है हमें, टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर लगता है कि किसी चीज़ की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है तो उस चीज़ को करके पहले साइड में रख दो, उसके बाद जो सिंपल छोटी सी चीज़ें बचेंगी उनको आप बाद में कर सकते हो, एंड देन यू विल बी रिलैक्स्ड, ठीक है। अच्छे से एक ईजी गोइंग स्टेट आ जाएगा आपका जहाँ पे आप अच्छे से एग्जाम लिख के आ सकते हो बहुत ईजी गोइंग और रिलैक्स माइंड से, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। ये आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जितने भी आप लोग के डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे, वो हमें यहाँ पे एक बारी केटर करने थे, सो दैट जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, परेशानी ना हो, और एक चीज़ सोल्यूशन उनको मिल जाए जो वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा डिस्कस नहीं हुआ है जो आपके दिमाग में है, तो आप यू आर मोर देन वेलकम टू मेंशन इट इनटू कमेंट्स में आप उनको मेंशन कर दीजिए, हम फिर उस चीज़ को क्लियर कर देंगे आपके लिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।